हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट से ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो नाम की पोएम का कोई स्टडी करेंगे। तो इसको समझने सबसे पहले इस पोएम को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ और बहुत ही ध्यान से देखेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल सी छोटी पोएम है आपके लिए, और ध्यान से देखेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगी। और इसके साथ साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में आपके लिए आएंगे, लेकर आता हूँ। देखिए, ये पोएम बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी है, जिसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिका के वेल नोन पोएट हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हैं। ये एक रियलिस्टिक और सिंबलिस्ट कवि हैं, अर्थात किसी भी बात को, किसी भी घटना को समझाने के लिए प्रतीकों का यूज करते हैं, सिंबल्स का। तो इस पोएम में थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि में बैकग्राउंड बता दूं। इस पोएम में कवि ने ये कहने का प्रयास किया है, ये समझाने का प्रयास किया है कि जिन वस्तुओं को हम बुराई का या अपनी नापसंद का या उदासी का प्रतीक मानते हैं, वो वास्तव में ऐसी नहीं होती। कोई भी घटना, कोई भी चीज़ वास्तव में उदासी का प्रतीक या बुराई का प्रतीक नहीं होती, बल्कि हम उसको ऐसा मान लेते हैं। ये हमारी मान्यता और हमारे विचार पर निर्भर करता है। जैसे एक दो घटना मैं बताता हूँ, जिसको हम अपशगुन भी मान लेते हैं, बुरा मानते हैं अपने लिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। अगर हम किसी काम के लिए अपने घर से निकल रहे हैं और अचानक से कोई चीख देता है, तो हमको उसको अशुभ मानते हैं, इल ओमेन मानते हैं, अपशगुन। और ये हमें लगता है कि हमारे चलते समय किसी ने चीख दिया तो हमारा काम नहीं बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम कहीं जाते हैं, रास्ते में बिल्ली निकल जाए हो करके, तो कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई है तो हमारा काम नहीं बनेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार के अपशगुनों का इस पोएम के द्वारा कवि ने खंडन किया है, नकारा है उनको। तो इस पोएम में दो प्रतीक उसने लिए हैं। एक तो है क्रो, कौवा, और दूसरा है एक हेमलॉक। हेमलॉक ट्री जो एक विषैला पॉइजनस ट्री होता है, विषैला पेड़ होता है। तो कौवा पक्षी जो ब्लैक भी है, उसकी आवाज़ भी कर्कश होती है, अच्छी नहीं लगती, उसको हम आनंद का प्रतीक नहीं मानते। कौवा ऐसा पक्षी है जो हमारे उदास मन को मैच करता है। और इसी प्रकार से हेमलॉक ट्री भी कोई प्रसन्नता का या आनंद का प्रतीक नहीं है। लेकिन कवि ने ये इस छोटी सी पोएम में ये बताया है कि कौवा या विषैला पेड़, हेमलॉक का जो पेड़ है, हेमलॉक ट्री, इनके कारण भी व्यक्ति के उदास मन को परिवर्तित किया जा सकता है और हमारे मन को प्रसन्नता मिल सकती है। तो इस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या इसका अर्थ है, क्या लिखा है कवि ने। बहुत ही छोटे छोटे दो स्टेंजा में और केवल एक ही सेंटेंस में ये पोएम समाप्त होती है। देखिए, द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। सबसे पहले पोएम का जो टाइटल है, हेडिंग, डस्ट ऑफ स्नो, इसको समझ लेते हैं।
डस्ट होता है बच्चों धूल और स्नो है बर्फ। तो डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल, अर्थात बर्फ के जो बहुत ही छोटे छोटे और बारीक कण होते हैं, बहुत हल्के, जैसे पहाड़ों में बर्फ जो गिरती है वो बहुत ही हल्के और छोटे छोटे से बर्फ के कण के रूप में गिरती रहती है, और वो पेड़ों पर, पेड़ों की पत्तियों पर, जो वहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर, और पूरे पहाड़ पर वो एकत्रित होती रहती है, गिर गिर के इकट्ठा होती रहती है, और वो काफ़ी सारी मोटी परत के रूप में जमा हो जाती है, जो बिल्कुल सफ़ेद और सुंदर दिखाई देती है। तो बर्फ़ के जो बारीक छोटे छोटे कण हैं उन्हीं को डस्ट बोला है यहाँ, धूल। तो डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ की धूल, अर्थात बर्फ़ के छोटे छोटे कण। तो पोएम में बताया, द वे ए क्रो, जिस प्रकार से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, हिला करके मेरे ऊपर गिरा दी, द डस्ट ऑफ इनो, बर्फ की धूल, अर्थात बर्फ के पार्टिकल्स, बर्फ के छोटे छोटे कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक नाम के एक विषैले पेड़ से। तो कवि ने इन पहले स्टेंजा में ये बताया है कि जिस प्रकार से, जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक नाम के एक विषैले पेड़ से उसकी डाली को हिला करके, कौवा उस पर बैठा होगा या उस डाली से उड़ा होगा जिससे वो डाली हिली, और उस पर जमी हुई बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरे। तो जिस प्रकार से वो धूल के, उसके बर्फ के कण कौवे ने हेमलॉक पेड़ से कवि के ऊपर गिराए जो उसके नीचे बैठा था, हैज चेंज्ड माई हर्ट, हैज गिवन, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। कवि बताता है इस चीज ने, अर्थ कौवे के द्वारा उस हेमलॉक ट्री के ऊपर से, उसकी पत्तियों या डालियों से उसके ऊपर जो बर्फ गिराई, उसने मेरे मनोदशा को परिवर्तित कर दिया है। अर्थात कवि बहुत ही उदास और शोक में था, वो किसी बात से शोक संतृप्त था, उदासी से भरा हुआ था। तो उस बर्फ के कण गिरने से उसके ऊपर उसका मन परिवर्तित हो गया, उसका मूड चेंज हो गया, और वो थोड़ा प्रसन्न हो गया, उसकी उदासी दूर हो गई। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और वो कवि बताता है कि इस घटना ने मेरे मन को हल्का कर दिया, मैं प्रसन्न हो गया, उदासी दूर हो गई, और इस बात ने मेरे उस दिन का कुछ भाग बचा लिया है जो मैंने शोक और पछतावे में बर्बाद कर दिया था। र्यूड होता है शोक में रहना, दुख में रहना, या पछतावे में रहना। तो पछताते हुए या पछतावा करते हुए या दुख मनाते हुए कवि का जो दिन बेकार जा रहा था, उस पेड़ के नीचे वो अकेला बैठा हुआ शोक मना रहा था, किसी बात से उदास था। तो इस छोटी सी घटना ने, कौवे के द्वारा उसके ऊपर बर्फ कण गिराए जाने की छोटी सी घटना ने उसके मन को हल्का कर दिया, उसका उदासी दूर हो गई और उसका मन प्रसन्न हो गया है। तो ये बहुत छोटी सी पोएम है। इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें ये बताया है कि कौवा बेशक उदासी का प्रतीक होता है और हेमलॉक ट्री भी विशाला पेड़ है, लेकिन कवि ये कह रहा है कि ये भी नकारात्मक चीज़ें नहीं है। कभी कभी ये भी इतना अच्छा प्रभाव डालते हैं कि इनके द्वारा भी हमें इनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, इनको अपशकुन वाली चीज़ नहीं मानना चाहिए, और ये भी हमारे मन को आनंद दे सकती हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, और उसके बाद में आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जिनको आप समझेंगे और उसके बाद में अपनी कॉपी में भी लिख करके याद करेंगे। आइए देखते हैं। और कवि का मूड या उसकी मनोदशा किस प्रकार परिवर्तित हो गई है, तो इसका आंसर देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो अर्थात बर्फ़ की धूल से तात्पर्य है बर्फ़ के छोटे छोटे कण, टाइनी छोटे और पार्टिकल्स कण। तो बर्फ़ की धूल का तात्पर्य बर्फ़ के छोटे छोटे कणों से है। द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल
that poet referred to them as dust. वो कण इतने छोटे हैं कि कवि ने उनको डस्ट अर्थात धूल कहा. The poet was in an awful mood when particles of snow had fallen on him. कवि एक बुरी मनोदशा में था, बुरे मूड में था, खराब मूड में, जब वो बर्फ के कण उसके ऊपर गिरे थे. This changed the poet's frame of mind instantly and his day got a lot better. इस बात ने अर्थात उसके ऊपर जो बर्फ कण गिरे उसने कवि की मनोदशा को बदल दिया, तुरंत ही बदल दिया, इंस्टेंटली तुरंत बदल दिया. एंड हिज डे गोट ए लॉट बेटर, और उसका दिन काफ़ी बेहतर हो गया. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम. इस कविता में फ्रॉस्ट प्रकृति को कैसे प्रस्तुत करता है. द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर. निम्नलिखित प्रश्न उत्तर सोचने में आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी सहायता कर सकते हैं. नंबर 1, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स. वे कौन से पक्षी हैं जिनका नाम सामान्य तौर पर कविताओं में लिया जाता है, जिनका कविताओं में जिक्र आता है. डू यू थिंक ए क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स. क्या आप सोचते हैं कि कविताओं में एक कौवे का अक्सर जिक्र किया जाता है. व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो. कौन सी इमेजेस आपके मस्तिष्क में आती हैं, दिमाग में आती हैं जब तुम एक कौवे के बारे में सोचते हो. तो इसका आंसर है बर्ड्स लाइक स्पैरो, नाइटिंगेल एंड पीकॉक आर मोर देन ऑफन नेम्ड इन पोएम्स. तो गौरैया, नाइटिंगेल, बुलबुल और मोर ऐसे पक्षी हैं, इस प्रकार के पक्षी जिनका कविताओं में अक्सर जिक्र किया जाता है, अक्सर इनका नाम दिया जाता है. अनलाइक दीज बर्ड्स, इन पक्षियों के विपरीत, क्रोज आर ऑफन सीन एज द इंडिकेटर्स ऑफ डूम एंड फियर. कौवों का नाम दुर्भाग्य और भय के संकेत के रूप में अक्सर देखा जाता है. दे आर ऑफन यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस. उनका अक्सर नकारात्मक संदर्भों में यूज किया जाता है, अर्थात इसको बहुत ही अच्छे पक्षी के रूप में, आनंद के प्रतीक के रूप में या बहुत बढ़िया मूड अच्छे करने वाले पक्षी के रूप में नहीं किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री. उन्हें एक हेमलॉक ट्री क्या होता है. वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज ए मेपल और एन ओक और ए पाइन. कवि किसी अधिक सुंदर पेड़ के बारे में क्यों नहीं लिखता है, जैसे कि एक मेपल, ओक या पाइन के पेड़. तो इसका आंसर है ट्रीज आर ऑल्सो सीन एज माइटी क्रीचर्स imparting wisdom as they are too old. पेड़ों को भी एक सशक्त या शक्तिशाली प्राणी के रूप में, बुद्धि प्रदान करने वाले शक्तिशाली प्राणी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे बहुत अधिक पुराने होते हैं, प्राचीन होते हैं. They give out oxygen and absorb the carbon dioxide. वे ऑक्सीजन निकालते हैं, ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं और कार्बन
ऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, विच इज कनेक्टेड विद एब्जॉर्बिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जी, जो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने से संबंधित है। बट देयर आर ट्रीज दैट आर पॉइजनस टू, लाइक ए हेमलॉक ट्री। लेकिन ऐसे पेड़ भी होते हैं जो हेमलॉक के पेड़ की तरह विषैले होते हैं। The poet does not mention a more beautiful tree such as maple, oak or pine. कवि और अधिक सुंदर पेड़ का जिक्र नहीं करता है जैसे कि मेपल, ओक या पाइन पेड़ का, बिकॉज ही वांट्स टू इंडिकेट ए सैड सीन, क्योंकि वह एक उदास दृश्य की ओर इशारा करना चाहता है। बीइंग पॉइजनस ए हेमलॉक ट्री इज कंसिडर्ड बैड, विषैला होने के कारण एक हेमलॉक के पेड़ को बुरा समझा जाता है। एंड सो ही रेफर्स टू इट, और इसलिए ही वह इसका जिक्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो। कौवा और हेमलॉक जो विषैला पेड़ है किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं, आनंद का या दुख का। वाई डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड, वह धूल के कण जिन्हें कौवा पेड़ से हिलाकर गिराता है उससे क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है, बोथ क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो। कौवा और वो हेमलॉक का पेड़ दोनों ही दुख का प्रतिनिधित्व करते हैं। फ्रॉस्ट हैज यूज्ड बोथ द नेगेटिव क्रीचर्स crow and the hemlock tree as the carriers of positivism and strength that transformed his day for the better। कवि ने दोनों नकारात्मक प्राणियों का यूज, कौवे का और हेमलॉक के पेड़ का, एज द कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविज्म एंड स्ट्रेंथ, सकारात्मकता और शक्ति के वाहक के रूप में किया है। दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिज डे फॉर द बेटर, जिन्होंने उसके दिन को बदल करके बेहतर बना दिया है, अर्थात एक बेहतर दिन में बदल दिया है। बाई नॉट यूजिंग बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड नाइटिंगेल एंड ट्रीज लाइक मेपल, ओक और ए पाइन, the poet has tried to break down all the preconceived notions we have about certain agents of nature। ऐसे पक्षियों का प्रयोग न करके जैसे गौरैया और बुलबुल, नाइटिंगेल, और ऐसे पेड़ों का जैसे मेपल, ओक या एक पाइन, कवि ने The poet has tried to break down all the preconceived notions। कवि ने कोशिश की है इस पूर्व निर्धारित या पूर्व सोचे समझे विचार को तोड़ने की कोशिश की है। वी हैव अबाउट सर्टेन एजेंट्स ऑफ नेचर, जो हम प्रकृति की निर्धारित या निश्चित चीज़ों के प्रति जो हमारे मन में पूर्व धारणा होती है, पहले से अनुमानित माने गए विचार होते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की है। ही हैज़ ट्राइड टू मेक अस अंडरस्टैंड, उसने हमको यह समझाने की कोशिश की है, दैट वी सी द वर्ल्ड नॉट एज हाउ इट इज़,
कि हम संसार को उस रूप में नहीं देखते हैं जैसा कि ये है या होता है, बट एज हाउ वी वांट टू सी इट, बल्कि हम उस रूप में संसार को देखते हैं जैसा हम इसको देखना चाहते हैं। Thus इस प्रकार द क्रो सिटिंग एंड ए हेमलॉक ट्री टुगेदर मेड हिज डे बेटर। इस प्रकार एक उस बैठे हुए कौवे ने एंड ए हेमलॉक ट्री और एक हेमलॉक के पेड़ ने टुगेदर मिलकर के मेड हिज डे बेटर, उसके दिन को बेहतर कर दिया, बेहतर बना दिया था। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर जॉय। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब जॉय से है, उसका तात्पर्य जॉय से है, आनंद से है। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। ये क्वेश्चन आंसर और इस पोएम का एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इसको बहुत ध्यान से स्टडी करें, समझें और क्लास में भी सुनाएं, और क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में करेंगे और इनको याद भी करेंगे, पेपर के लिए तैयारी करेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अंत में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट भी दें, जिससे कि मैं और बेहतर ढंग से अगले लेसन्स की वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।